नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और यह है 10 PYQs फॉर ऑल गेट इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स पार्ट 3। और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि गेट में अक्सर आते हैं और स्टूडेंट्स कर नहीं पाते। सो लेट्स बिगिन, बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद एटलीस्ट 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. Question number 1. A wind rose is a representation of meteorological conditions. विंड रोज डायग्राम क्या होता है आप जानते हैं, उसमें वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन दिस रिप्रेजेंटेशन। और इस जो विंड रोज डायग्राम है उसमें क्या क्या होता है, और ये एक मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन सही है। ए मिक्सिंग हाइट, बी विंड स्पीड, सी विंड डायरेक्शन या डी परसेंटेज ऑफ टाइम। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सी एंड डी। विंड स्पीड होता है, विंड डायरेक्शन होता है और परसेंटेज ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी होती है। किस डायरेक्शन से विंड कितनी बार आ रही है उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जहां का कि वो विंड रोज डायग्राम है, और किस स्पीड से विंड आ रही है, यही होता है विंड रोज डायग्राम। क्वेश्चन 2. A flocculation tank used for water treatment has a velocity gradient of 800 per second. The volume of the tank is 40 meter cube. The dynamic viscosity of water is 9 into 10 to the power 4 Newton per second per meter square. The theoretical power required to maintain the given velocity gradient is dash kilowatt, rounded off to the nearest integer. Interesting question है, देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसका आंसर है 23, पर 23 कैसे आया अभी हम देखेंगे। The power required for flocculation is given by P is equal to mu Vg, where mu is the viscosity gradient. B और G की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई थी, ठीक है। सारी वैल्यू डाल देंगे, विल पुट ऑल द वैल्यूज एंड देन आंसर कम्स टू 23040 एंड दिस इज इन वॉट। और जब हम वॉट को किलोवाट में करेंगे तो आंसर विल बी 23.04 किलोवाट। द करेक्ट आंसर इज 23. Simply you have to use this formula. There's nothing special about this question. Question number 3. In a sample, the growth of microbial cells started with an initial concentration of 5 into 10 to the power 4 cells per milliliter of the sample. तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेल्स का ये यहाँ पर दिया गया है, सैंपल में कितना है, ठीक है। After a certain time period, the cell concentration was found to be 1280 into 10 to the power 4 cells per milliliter. कुछ समय बीता और अब सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के इतना हो गया उसी सैंपल में। Assuming binary fission of cells, binary fission मतलब एक सेल डिवाइड होता है, दो सेल बनता है। One cell divides, forms two cells. That is binary fission. Bi means two. And no cell death. So we assume that there was binary fission and no cell died. कोई सेल नहीं मरा. The number of generations of cell growth occurred in this time period. तो कितनी पीढ़ी में ये 5 into 10 to the power 4 से 1280 into 10 to the power 4 cells हो गया होगा। आंसर है 8 पीढ़ी में। और ये कैसे आता अभी हम देखेंगे। यहां देखिए, इनिशियल सेल कॉन्सेंट्रेशन 5 into 10 to the power 4, ठीक है। फाइनल सेल कॉन्सेंट्रेशन 1280 into 10 to the power 4। अब फाइनल को डिवाइड करेंगे इनिशियल सेल कॉन्सेंट्रेशन से, तो कितना आएगा 1280 into 10 to the power 4 डिवाइडेड बाई 5 into 10 to the power 4 आएगा 256। 256 एक नंबर आया, पर हम कह रहे हैं बाइनरी फिशन। देख, एक सेल डिवाइड होता है 2 में, 2 4 में, 4 8 में, 8 16 में और 8 64 में। तो इस तरह से, तो अब 256 को जब हम एक्सपोनेंशियल करेंगे तो 2 to the power 8 आएगा। सो 8 इज द करेक्ट आंसर। 8 पीढ़ी में, हर पीढ़ी में दुगना होता गया 2, इसलिए 2 बेस हमने 2 लिया और एक्सपोनेंट हमें आया है 8। 2 to the power 8 is equal to 256. So 8 generations is the correct answer. इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। Question 4. A water jet discharging from a 4 centimeter diameter orifice has a diameter of 3.5 centimeter at its vena contracta. ठीक है। The coefficient of velocity is defined as the ratio of the actual velocity of the jet at vena contracta. Vena contracta मतलब जहां पे वो पतला हुआ है, जहां पे उसका मुंह पतला हुआ है, to the theoretical velocity of the jet. If the coefficient of velocity is 0.98, the coefficient of discharge for the orifice will be. आंसर है 0.75। अब ये कैसे आया, ठीक है, सारे वैल्यूज को हम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ऑरिफिस। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमने आर क्या है, डायमीटर बाई 2 होगा, तो एरिया जो ऑरिफिस का है वो हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। डायमीटर वहां दिया हुआ था, उसको बाई 2 करके फॉर्मूला में डाल दिया। तो वी पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, जहां मुंह पतला हुआ है। अगेन एरिया ऑफ द जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा ए सी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सिंपली हमने फिर से वैल्यू डाला and we put all the values again and the answer is 9.62. So now we know these two areas, ठीक है।
अब कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ओरिफिस. So we divide area of the vena contractor divided by area of the orifice. Answer is 0.765. ठीक है. Coefficient of contraction. Coefficient of discharge क्या होगा? Is equal to CV into CC. CV दिया हुआ 0.98 into CC 0.765 डाला. So answer is 0.7497. And if we round it off to two places of integer, it comes to 0.75. ठीक है. इसको हम estimate करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो 0.75 आ जाएगा. तो कोई खास नहीं, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन था कि 2 बार हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ा, बट आंसर सिंपल है. क्वेश्चन 5. अ बायस्ड डाई हैज 6 फेसेस नंबर्ड एज के 1 2 3 4 5 एंड 6. बायस्ड डाई मतलब क्या होता है? थोड़ा सा झुका हुआ है, बायस्ड है. ऑन रोलिंग द डाई, अब हमने फेंका पासा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर के अपीयरिंग इज प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और वो कितना बार आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है के स्क्वायर. अगर 1 है तो 1 स्क्वायर, 2 है तो 2 स्क्वायर, 3 है तो 3 स्क्वायर, 4 है तो 4 स्क्वायर, 5 है तो 5 स्क्वायर, 6 है तो 6 स्क्वायर, क्योंकि के कुड बी एनी ऑफ दिस. समझ रहे हैं? What is the probability of that? Probability that an even number will appear on the rolling die. अब इस बात की क्या probability है कि उस rolling die पे, उस पासे में कोई even नंबर आएगा? आंसर है बी 56/91. और ये कैसे आया हम अभी देखते हैं. सिंपली 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स है, कोई ज्यादा नहीं है. ऑन रोलिंग द die, the probability of number k appearing is proportional to k square. ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. The sum of the probabilities of all possible outcomes is 1. हर हाल में probability का सारा सम एक से ज्यादा नहीं होता है. Let pk be the probability of rolling a k. ठीक है, किसी भी k could be any number. तो pk is equal to ck square where c is a constant. ठीक है, तो अब p1 p2 p3 p4 p5 p6 is equal to 1. क्लियर? क्योंकि सबका जोड़ तो 1 ही आना है. तो अब c जो कि एक कांस्टेंट हमने मान लिया है, तो प्रोबेबिलिटी के स्क्वायर है, तो c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस c इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस c इंटू 4 का स्क्वायर प्लस c इंटू 5 का स्क्वायर प्लस c इंटू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला यहां तक चल रहा है. ठीक है, अब c इंटू ये सारा को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 4 प्लस 9 3 9 प्लस 4 4 16 प्लस 5 25 प्लस 6 is 36 इज इक्वल टू 1. हेंस c इज इक्वल टू 1/91. ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट हमने निकाल लिया है, क्योंकि वो जरूरी है फॉर्मूला के लिए कोएफिशिएंट निकालना. दिस इज हाउ यू गॉट योर कोएफिशिएंट. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर इज इक्वल टू p इवन इज इक्वल टू p 2 4 6. ये ही 3 इवन नंबर्स हैं, तो p इज, और अब कोएफिशिएंट हमने निकाल लिया, तो p इवन इज इक्वल टू 1/91 इंटू 2 का जो स्क्वायर है प्लस 1/91 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1/91 इंटू 6 का स्क्वायर. तो p इवन कितना होगा? सारा ऐड कर दीजिए, आएगा 56/91, और वही आंसर है. ठीक है, सिंपल 12th लेवल का मैथ्स है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 6. मैच द एंट्रीज इन कॉलम 1 विद द करेक्ट एंट्री इन कॉलम 2. डिफ्यूजन, ड्रैग फोर्स और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है, और यहाँ पे पास्कल, फिक और स्टोक्स है. ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा डी. पी को हम मिलाएंगे 2 से, डिफ्यूजन को हम मिलाएंगे फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, क्यू ड्रैग फोर्स, और ड्रैग फोर्स के बारे में हमसे स्टोक्स ने लॉ दिया था, आर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, पास्कल. Question 7. Match the international treaties agreements in column 1 with that in column 2. अब इंटरनेशनल treaties और agreement कौन से थे? रामसार कन्वेंशन, we all know, conservation of wetlands. Kyoto protocol, we all know, climate change. तो आंसर क्या होगा? आपको ऑप्शन 1 पता है, आपको ऑप्शन 2 पता है. बेसल कन्वेंशन, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन डिप्लीशन. बहुत ही सिंपल सा है. आंसर इज ए. एकदम बच्चों का आंसर है, कुछ है ही नहीं इसमें. Question 8. An ideal PFR, plug flow reactor, or an ideal CFSTR, continuous flow stirred tank reactor, may be used to degrade a pollutant with first order reaction kinetics. Both the reactors are fed with the same inlet concentration and the same volumetric flow rate, and are designed to achieve the same outlet concentration. Which of the following statements is true when comparing PFR with CSR with CFSTR? तो ये दो तरह के रिएक्टर्स हैं और सब कुछ सेम है, तो अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, ए. PFR will always require less reactor volume than CFSTR. B. PFR will require the same reactor volume as CFSTR. CFSTR can sometimes require lesser reactor volume than PFR. Yes, CFSTR will always require less reactor volume than PFR.
आंसर इज ए, PFR, plug flow reactor, will always require less reactor volume than CFSTR, that is continuous flow stirred tank reactor. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, टिपिकल और बहुत कॉमन है, और इसको आपको आना ही चाहिए क्वेश्चन, और हर तरह के, हर गेट के एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन मैंने देखा है. क्वेश्चन क्या है? A 200 ml sample of water has initial pH of 9. In order to determine alkalinity, the sample was titrated with 0.02 N H2SO4 acid to an end point of pH 4.5. In the titration, 25 ml of 0.02 N H2SO4 acid was required. What is the total alkalinity of the sample in milligram per liter as NaHCO3, और atomic weight of कैल्शियम, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन सबका दिया हुआ है. आंसर क्या होगा? आंसर है सी, 210. 210 कैसे आएगा? सिंपल फॉर्मूला जो पहला होता है, हर स्टूडेंट को जानना ही जाना चाहिए कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो लॉन्ग लाइफ ये फॉर्मूला आपको काम आएगा. S1V1 is equal to S2V2, strength of the sample and 1, S1 strength of the sample 1, and V1 is the volume of sample 1. S2 is the strength of solution 2 and V2 is the volume of solution 2. ठीक है, तो S1 क्या था? कुछ नहीं पता है आपको. पहला जो वाटर सैंपल का स्ट्रेंथ था, एल्कलिनिटी था, तो आपको पता नहीं है, पर 200 ml वॉल्यूम उसका खर्चा हुआ. और दूसरा जो सल्फ्यूरिक एसिड था वो 0.02 N था और उसका 25 ml खर्चा हुआ. तो S1 निकाल लेंगे आप. 0.02 into 25 is equal to 0.5 divided by 200 is equal to 0.0025. और इक्विवेलेंट ऑफ वाटर सैंपल क्या होगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. वाटर सैंपल का जो स्ट्रेंथ है 0.002 आपको मिल गया, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 210 मिलीग्राम आता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. A sewage treatment plant STP received sewage at a flow rate of 200,000 meter cube per day. Unit 10, 100,000, 10,000, 20,000 meter cube per day. The sewage has 200 milligram per liter of suspended solids. इतना पूरा sewage है और पर लीटर 200 मिलीग्राम सस्पेंडेड सॉलिड उस सूअज में होता है. Assume 60% suspended solids are removed in the primary clarifier. अब प्राइमरी क्लैरिफायर कहें या प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक कहें, उसमें 60% सॉलिड्स हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं. The underflow, that is sludge, removed from the clarifier contains 5% solids by weight. तो स्लज तो लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर होता है, तो उसमें 5% सॉलिड्स होते हैं बाय वेट, मतलब मास ऑफ सॉलिड्स उसमें 5% है. The daily volume of the sludge generated will be इतना मीटर क्यूब पर डे. Assume sludge density is 1000 kg per meter cube. तो कितना स्लज हर रोज पैदा होगा उसको मीटर क्यूब में आंसर बताना है. आंसर इज A, 48. ये 48 कैसे आया? लेट्स लुक आउट. टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स कितना है पर डे, जो सूरज का वॉल्यूम है, इनटू पर लीटर जो जितना सॉलिड्स है, तो इतना ग्राम होगा सस्पेंडेड सॉलिड्स. और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई क्यों है? क्योंकि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन ये मिलीग्राम पर लीटर में है, तो ये 20,000 जो मीटर क्यूब है उसको हम 1000 से इंटू करेंगे तो ये लीटर में आ जाएगा. तो 20,000 मीटर क्यूब इंटू 1000 इज इक्वल टू लीटर्स. और उसमें फिर हम ये देखेंगे कितना सॉलिड्स है, तो ये कैलकुलेट करने पर आएगा इतना ग्राम सस्पेंडेड सॉलिड्स पूरे दिन में होता है. कितना परसेंट रिमूव होता है? 60%. तो उसका निकालेंगे 60%, तो इतना आएगा. ठीक है. और इसको जब हम ग्राम को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये केजी में अगर 2400 kg पर डे इतना सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव हो रहा है. टोटल मास क्या होगा? क्योंकि 5% ही बाय वेट है, तो इतना जो है उसको 0.05 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 48,000 kg पर डे इतना मास है सॉलिड्स का जो रिमूव हो रहा है. और डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, मतलब कि 1 मीटर क्यूब में 1000 kg होता है. तो ठीक है, तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो कितना आंसर आया? 48. तो उतना मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम है. गॉट इट? आज के लिए इतना ही. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.